नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा साथियों कि आपका पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो साथियों, आप सभी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम के अंदर 100% इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो लिखना होता है। पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल आपको 80 नंबर का ये पेपर है वो देखने को मिलता है। और इसके बाद साथियों, आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी का आपको ध्यानपूर्वक है वो पढ़ लेना है। और साथियों, आप सभी को बता दूं कि परीक्षा के अंदर आप सभी कोई भी क्वेश्चन है वो ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। सभी क्वेश्चन आप सभी को करके आने हैं, चाहे आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन साथियों आपको क्वेश्चन है वो करके आना है। अब आप सभी को बता दूं साथियों कि जो ये पेपर होने वाला है वो मिशन एंड्रॉइड के तहत जो बुकलेट प्रदान की जाती है, आज हम उसका एक मॉडल पेपर 16 है वो करने वाले हैं। और ये साथियों 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग है वो बनाया गया है साथियों, हूबहू जिस प्रकार का आपका 5 अप्रैल को पेपर आने वाला है उसी पेपर के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। तो चलिए साथियों, इस पेपर को हम सोल्व कर लेते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आपको ये हूबहू देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसमें से क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का समय है वो बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर देखने को मिलता है खंड ए। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखा करें, ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या वो नहीं होती। तो साथ में आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास भी करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है। और साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। और पहला क्वेश्चन पूछा है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किस बूंद की विशेषता को बताया है। तो बिल्कुल साथियों, मैंने देखा एक बूंद में कवि ने किस विशेषता को बताया, तो वो बताया है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षण मंगूरता को बताया। अब आप सभी को साथियों ये भी पता होना चाहिए कि मैंने देखा एक बूंद जो कविता होने वाली है अपनी, ये साथियों किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस कविता के कवि है वो कौन हो जाएगा। तो अगे जी इस कविता के कवि है वो हो जाएगा। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब आप सभी को पता होगा अपने सिलेबस के अंदर इसकी 2 कविताएं दी गई है। दूसरी कविता का नाम है यह दीप अकेला। ये भी आप सभी याद रखना। और आप सभी को बता दूं कि पिछले बार साथियों जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, यह दीप अकेला चैप्टर से सप्रसंग व्याख्या वो ली गई थी, जो कि आप सभी को पता है टोटल 5 नंबर की देखने को मिलती है। और इसे आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। इस चैप्टर को क्या पता इस बार भी देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिशा कविता का संबंध है। तो साथियों, दिशा कविता का संबंध हो जाएगा साथियों बाल मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अब आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि दिशा कविता वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हो जाएगी साथियों कवि केदारनाथ के द्वारा लिखी गई है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पद तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए हैं। तो आप सभी को पता है अपने सिलेबस के अंदर तुलसीदास के द्वारा रचित पद हैं वो किस रचना से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं साथियों गीतावली से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना होगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी नेहरू या शेष अराफात पाठ की विद्या है। तो कौन सी विद्या हो जाएगी साथियों, संस्मरण विद्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। आप सभी को ये भी पता होगा कि इस चैप्टर के लेखक हैं वो हो जाएगा साथियों विषम साहनी। कौन हो जाएगा साथियों, विषम साहनी इस चैप्टर के लेखक का नाम हो जाएगा। ये भी आप सभी याद रखिए। इसके बाद साथियों पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि जागरूक जनता के प्रतीक कौन है। तो वो हो जाएगा साथियों खेराती रामू छिद्दू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अब आप सभी को ये भी पता होगा कि ये अपना चैप्टर लघु कथाएं से लिया गया है और असगर वजाहत इस चैप्टर के लेखक का नाम होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा क्वेश्चन की जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत किस काव्य संग्रह से लिया गया है, यानी कि इसका संग्रह कौन सा है साथियों, जहाँ कोई वापसी नहीं चैप्टर का, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धुंध में उठती धुंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को बताना होगा। और आप सभी को पता है जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की विद्या हो जाएगी साथियों यात्रा वृतांत। ये भी आप सभी याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उल्टा पिरामिड शैली के भाग हैं। तो देखिए साथियों, आप सभी के समक्ष ऑप्शन है वो बताए गए हैं। उल्टा पिरामिड शैली के साथियों भाग होते हैं 3। एक तो होता है इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को साथियों मुखड़ो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुखड़ा भी बोलते हैं। और यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको बताना होगा। और ये साथियों अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से लिया गया है। इसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है
ये कहता है कि भारतीय परंपरा में नाटक किस प्रकार का काव्य है, तो वो हो जाएगा साथियों मिश्रित काव्य, यानी कि नाटक को हम सुन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। इसके बाद साथियों क्या कहता है कि नाटक की विद्या किस काल में घटित होती है, तो नाटक की विद्या वो साथियों किस काल में घटित होती है, तो वो घटित होती है साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। ठीक है, वर्तमान में, भविष्य काल और भूतकाल तीनों के आधार पर नाटक हैं वो बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है 10वां क्वेश्चन की समाचार लेखन में प्रमुख ककार होते हैं। तो आप सभी को पता है समाचार लेखन में प्रमुख 6 ककार होते हैं और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2022 की जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर 2 ककार है वो पूछे थे। तो आप सभी को नाम बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, किसने, ये होते हैं साथियों 6 ककार। आप सभी नाम है वो याद कर लीजिए इसके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों की बिस्कोर में देवी का फूल माना जाता था, तो वो माना जाता है साथियों गुड़हल का पुष्प। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। इसके बाद साथियों बात करें अगला 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हाथी पाला नाम है वो क्यों पड़ा, तो वो हो जाएगा साथियों हाथी पर बैठकर गुजरने के कारण। ठीक है, वहाँ पर नदी होती थी साथियों और नदी के अंदर लोगों को पार करने के लिए हाथी की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए वहाँ का नाम है वो हाथी पाला पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। इसके बाद साथियों 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि यह किसने कहा चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो आप सभी को पता है ये चैप्टर से लिया गया है सूरदास की झोपड़ी, जिसके लेखक का नाम है साथियों प्रेमचंद। क्या नाम है साथियों, प्रेमचंद इस चैप्टर का नाम है और ये अपनी अंतराल बुक से लिया गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइक राम ने कहा था ये जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं किसने कहा कि हम भी 100 लाख वाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा था साथियों, तो वो कहता है सूरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। इसके बाद साथियों बात करते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सुई की डोरी से बनी हुई कथरी को क्या कहते हैं। अब देखो साथियों इस क्वेश्चन का आप सभी राइट जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो आपको बता दूं कि अब की बार साथियों 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य के अंदर। पिछले बार साथियों 12 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, आप सभी को सोल्व भी किया होगा पेपर, मैंने कल की वीडियो के अंदर सोल्व भी करवा दिया है 2024 का पेपर। अब देखो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, क्या कहता है देखो, और फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो साथियों घूम फिर कर एक ही आते हैं, सेम टू सेम। पिछले पेपर उठाकर देख लो या आप सभी ये सभी के बारे में पढ़ लो एक बार, तब आपके सभी क्वेश्चन वो सही हो जाएंगे फिलिंग द बैलेंस वाले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहलाता साथियों 3 वर्णों का समूह है, तो आप सभी को पता है गण कहलाता साथियों। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता साथियों, आप सभी ये भी याद रखना। इसके बाद साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोला और उलाला छंदों के मेल से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है साथियों, छप्पे छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है, छप्पे छंद है वो बनता है, ये आप सभी इसके अंदर लिखेंगे। और देखो एग्जाम के अंदर साथियों ये लिखने की आप सभी को कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये लिखना है, इसके बाद आपको एक में से एक नंबर है वो दे दिया जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं तब आपको ये नहीं कि 1.5 नंबर दिया जाएगा, एक ही नंबर मिलेगा। आप सभी चाहो तो टॉपर की कॉपियां हैं वो भी देख सकते हैं। 2 साथियों की मैंने टॉपर की कॉपी दिखाई है जिनको 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद साथियों तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ओज गुण में खालिस्तान वर्णों का प्रयोग होता है, तो कठोर वर्णों का प्रयोग है वो होता है ओज गुण के अंदर। ठीक है, ये आप सभी याद रखना। इसके बाद साथियों चौथा क्वेश्चन की रस का अपकर्ष करने वाले तत्व है खालिस्तान कहलाते हैं। तो कौन से तत्व होते हैं साथियों जो रस का अपकर्ष करते हैं, तो वो हो जाएगा साथियों काव्य दोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, काव्य दोष यहाँ पर इसके अंदर भरना होगा। इसके बाद साथियों बात करें खालिस्तान विभावना अलंकार का उल्टा होता है, यानी कि विभावना अलंकार का साथियों बिल्कुल विपरीत होता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर बनेंगे साथियों। इसके बाद बात करें साथियों क्या कहता है छठा क्वेश्चन की काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान खालिस्तान कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व आप सभी को देखकर ही पता चल जाना चाहिए, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है इसके अंदर। और देखो यहाँ पर आपको 6 नंबर है वो कंप्लीट मिलते हैं फिलिंग द बैलेंस के। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों की आपको उत्तर देना है, जो कि आपको अपठित गद्यांश है वो देखने को मिलेगा और ये आपको टोटल है वो 6 नंबर का देखने को मिलेगा। अब देखो ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये कहीं से भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इसे अच्छे प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके बाद साथियों जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। आशा करता हूँ ये आप सभी कर लोगे। ठीक है, इसके बाद साथियों आपको एक देखने को मिलेगा अपठित पद्यांश, जो कि आपको ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा। और साथियों इनको अच्छे प्रकार से सोल्व करना, ऐसा नहीं कि आपने गलत जवाब दे दिया। टीचर की जो सोच होती है वो यहीं पर ही देखता आपकी वो कि बच्चे का दिमाग वो कितना डेवलप हुआ है, तो इसलिए कहता हूँ अच्छे प्रकार से इसको 1-2 बार पढ़ के
बाद में आपको जवाब देने का प्रयास करना है। और टोटल यहाँ पर 6 नंबर के देखने को मिलेंगे, 12 नंबर के ये आने वाले हैं। इसके बाद साथियों आप सभी को बता दूं खंड ब देखने को मिलता है। तो खंड ब के अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश है वो बताया गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम सीमा वो 40 शब्द होनी चाहिए। यानी कि 4 लाइनों के अंदर आपको उत्तर वो कंप्लीट करना है, 4 से 5 लाइनों के अंदर। तो यहाँ पर देखो, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि ढेले चुन लो कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट है वो कीजिए। तो आप सभी को पता साथियों, ढेलो चुन लो कहानी है वो लघु कथा होने वाली है। इसमें साथियों इसका प्रतिपाद्य हो जाएगा जो अंधविश्वास लोगों का विरोध करना। साथियों क्या करना है, अंधविश्वास लोगों का विरोध करना है। क्योंकि आप सभी को पता है इस लघु कथा के अंदर साथियों जो जीवन साथी का चुनाव है वो डगलों के माध्यम से किया जाता है। बल्कि ये कहता है साथियों, ये लघु कथा हमें समझाती है कि हमें जीवन साथी का चुनाव है वो मिट्टी से बने डगलों से नहीं, बल्कि हमें आंख कान से सुनकर साथियों देखकर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सभी इसके अंदर बताना होगा। इसके अंदर यानी कि खुद हमें देखना चाहिए अच्छे प्रकार से, इसके बाद ही हमें जीवन साथी का चुनाव है वो करना चाहिए। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, कहानी में लेखक ने शेर को किसका प्रतीक है वो बताया। तो आप सभी को पता है साथियों सत्ता का प्रतीक है वो बताया है लेखक ने शेर को, ये भी आप सभी याद रखना। तो सातवां क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने निज दुर्बल पद बल पद उससे हारी होड़ लगाई, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट है वो करना है। ये आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये पंक्तियां वो कहाँ से ली गई हैं। तो आप सभी को पता है ये अपना पहला चैप्टर देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित से ली गई हैं। और इसका आप सभी को भाव सौंदर्य बताना है। तो इसका देखो आप सभी इस प्रकार से बताएंगे कि दुर्बल पद बल में निहित भाव साथियों देवसेना के बल का ज्ञान है वो कराता है। अर्थात साथियों देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। उसको पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी वह हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन के अंदर आगे है वो बढ़ रही है। और हमें इससे सीखना चाहिए साथियों कि हमें कोई भी परिस्थिति हो हमें भी परिश्रम करता रहना चाहिए और आगे जीवन के अंदर बढ़ते ही रहना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। और देखो जैसा कि मैंने बताया कि 40 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। यानी कि 3 से 4 लाइनों के अंदर आपको उत्तर देना है। यानी कि आपने 7 लाइनें लिख दी तब आपका जवाब है वो गलत हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, श्री राम के अश्वों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो श्री राम जी के अश्वों की तुलना की गई है साथियों पाले के मारे हुए कमल के पुष्प से। ठीक है, कमल के पुष्प से की गई है साथियों जो कि पाले के मारे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है। तो आप सभी को पता है साथियों कि जो भेदों की पत्नी सुभागी, कौन है साथियों, सुभागी है। और वो सूरदास के झोपड़े के अंदर भेदों की मार से छुप जाती है साथियों। और इसके कारण साथियों भेदो है वो सूरदास की झोपड़ी के अंदर आता है, लेकिन सूरदास के होते हुए भेदो है वो अपनी पत्नी को मार नहीं पाता है। और इस कारण से साथियों जो भेदो है वो संपूर्ण समाज के अंदर सूरदास की बदनामी है वो कर देता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डग डग रोटी पक पक नीर, यह उक्ति किसके बारे में कही गई है और क्यों। तो आप सभी को पता है यह उक्ति है वो मालवा के बारे में कही गई है। किसके बारे में कही गई है, मालवा के बारे में कही गई है। और ये साथियों इसलिए कही गई है कि पहले के ज़माने में साथियों मालवा के अंदर वहाँ के अंदर साथियों रोटी और पानी की कोई भी कमी नहीं थी, यानी कि प्रचुर मात्रा में था साथियों। और अब मालवा के अंदर साथियों अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण साथियों वहाँ पर क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया है। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है अलंकार से संबंधित, अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप सभी इसके अंदर क्या बताएंगे साथियों कि क्या होता है अन्योक्ति अलंकार। तो किसी बात को सीधे न कहकर किसी अन्य वस्तु या किसी के माध्यम से कहा जाए जिसमें साथियों एक अप्रत्यक्ष अर्थ व्यक्त हो, उसे बोलते हैं साथियों अन्योक्ति अलंकार। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको 12वां क्वेश्चन देखने को मिलता है, घनानंद या निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आप सभी को पता होगा जो घनानंद का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साथियों 1633 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1633 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वो होता है। और आप सभी को पता होगा जो घनानंद है वो साथियों प्रेम और पीड़ा के कवि है वो माने जाते हैं। और इसकी साथियों काव्य धारा की बात करें तो वो हो जाएगी स्वच्छंद काव्य धारा। ठीक है, कैसी काव्य धारा है, स्वच्छंद काव्य धारा है। और साथियों इसे किस लड़की से प्रेम था, सुजान नाम की लड़की से प्रेम इन्होंने किया था। ये आप सभी इसके अंदर लिखेंगे। और इसके बाद साथियों आप सभी को पता होगा कि ये बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी भी थी। ये आप सभी लिखेंगे। इसकी बात करें साथियों इसकी रचनाएं की। ठीक है, रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसने सुजान नाम की लड़की से प्रेम किया था।
तो इसने सुजान के नाम पर ही कई रचनाएं हैं वो कर दी थी, जैसे कि सुजान सागर, सुजान हित हैं, और सुजान प्रबंधन, सुजान विनोद, ठीक है, वीर लीला, ये आप सभी बता सकते हैं। इसकी मृत्यु हुई थी 1760 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आप सभी बताएंगे। इसके बाद साथियों निर्मल वर्मा का आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और निर्मल वर्मा द्वारा क्या लिखित है, जहाँ कोई वापसी नहीं चैप्टर। तो इसका साथियों जन्म कब होता है आप सभी को ये बताना है। इनका जन्म होता है 1929 के अंदर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर। आप सभी को पता होगा रघुवीर शाही का जन्म भी 1929 के अंदर ही होता है। बात करें इसकी रचनाएं की, तो कवि और काला पानी, वे दिन पिछली गर्मियों में, ठीक है, तीन एकांत, जलती झाड़ी परिंदे, ये हो जाएगी साथियों इसकी रचनाएं हो जाएगी। और आप सभी को साथियों पता है इसको पुरस्कार भी मिला था 1985 के अंदर, कव्वे और काला पानी के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये आप सभी इसकी रचनाएं और पुरस्कार और इनका जन्म स्थान है वो याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहानी किसे कहा जाता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि कहानी किसे कहा जाता है। तो साथियों ऐसी रचना जिससे किसी घटना, पात्र हो, उसे अनुभवों का वर्णन हो साथियों, ऐसा उसे पढ़ने में आनंद आए और पाठक का एक विशिष्ट प्रभाव हो देखने को मिले, उसे साथियों बोलते हैं हम कहानी। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। 14वें क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख जनसंचार के माध्यमों के नाम लिखते हुए प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं बताइए। तो आप सभी को पता है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हो जाएगी, एक तो हो जाएगा साथियों टेलीफोन, दूसरा हो जाएगा रेडियो, टेलीविजन, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन भी हो जाएगा और रेडियो, ये होते हैं साथियों। इसके बाद पूछा कि प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं बताइए। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रिंट माध्यम है इसको हम मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं, और जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, प्रिंट माध्यम है। इसकी दो विशेषताएं पूछी है, तो आप सभी को पता है प्रिंट माध्यम के अंदर क्या क्या आता है, अखबार आता है, पत्रिकाएं आती हैं, ठीक है, पुस्तकें आती हैं, तो ये आप सभी बता सकते हैं। और इसकी दो विशेषताएं हो जाएगी कि इसको हम जब चाहें जब है वो पढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है अखबार हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और कहीं ले जाकर पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएं कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, पुस्तकें हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात साथियों, इसको अच्छे प्रकार से चिंतन मंथन वो किया जा सकता है, यानी कि हम साथियों अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, दो लोगों के पास जाकर भी इसको पूछ सकते हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा, तो एक इसकी दो एक विशेषता ये हो जाएगी। अब आप सभी को पता है साथियों कि जो मान लो रेडियो है या टेलीविज़न है, उसके अंदर कोई नाटक आ रहा है, वो नाटक एक बार आने के बाद दोबारा फिर से नहीं आता है, ठीक है, वो भाग फिर से नहीं आता है, उसको हम प्यूज करके नहीं देख सकते। तो ये एक इसका लाभ है साथियों कि हम जब चाहें जब वो इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या कहता है 15वां क्वेश्चन की, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है। तो बीट का साथियों क्या तात्पर्य है, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि संवाददाताओं के बीच काम के बंटवारा को बीट बोला जाता है। इसके बाद साथियों आप सभी को देखने को मिलता है खंडशः, और खंडशः के अंदर आपको 60 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साथियों, जो कि आपको 3-3 नंबरों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि कन्यागत कर्मों का अपहरण करता मैं तेरा तर्पण, उक्त कथन में छिपी कवि की वेदना को स्पष्ट है वो करना है, 3 नंबर के अंदर देखने को मिला। चाहो आप ये कर सकते हैं, चाहो आप ये कर सकते हैं। ये पूछा कि से प्रीति अनुराग बखाउन तिल तिल नूतन होए, पंक्ति का काव्य सौंदर्य वो स्पष्ट करना है। तो इसके बारे में आप सभी को बताना है। इसके बाद साथियों आपको 17वां क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संवंदिया कहानी के आधार पर हरगोविंद का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है, यानी कि उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी है। तो आप सभी को पता है हरगोविंद है वो एक संदेशवाहक था, एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति भी था, आत्मसमर्पित था, और चौथा पॉइंट हो जाएगा साथियों निठल्ला और कामचोर भी था। ये भी आप सभी बता सकते हैं संवंदिया के चरित्र की विशेषताएं। इसके बाद साथियों जीना भी एक कला है, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। आप सभी को पता होगा जो कुटज पाठ है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो इन दोनों में आप सभी कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इसके बाद 18वें क्वेश्चन की प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यताएं स्पष्ट है वो कीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं, ये अपना अंतराल बुक से लिया गया है। यह फूस की राख न थी बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी, सूरदास की क्या क्या अभिलाषाएं थी और उनकी राख है वो कैसे हो गई। तो ये आपको बताना साथियों, ठीक है। ये आपको 3-3 नंबर के अंदर देखने को मिलेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई सा भी आपको अच्छा लगे वो करना है। इसके बाद साथियों आपको देखने को मिलता है खंड दय, और खंड दय के अंदर आपको सप्रश्न व्याख्या वो करनी होती है। ये आपको गद्यांश दिया गया है, अपने चैप्टर लिया गया है साथियों। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका नाम है वो क्या है, इसके लेखक का क्या नाम है, और ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो साथियों जब इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़ोगे ना तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति,
और इसके लेखक का नाम हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये आप सभी याद रखना। देखो सबसे पहले आप सभी को लिखना होगा सह इसके बाद आपको लिखनी होगी साथियों व्याख्या, इसके बाद लिखना होता है आप सभी को विशेष। देखो आप सभी करेंगे किस प्रकार से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित, ठीक है, प्रेमगन की छाया स्मृति, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अध्याय से लिया गया है। तो ये आप सभी इसके अंदर बताएंगे। इसके बाद साथियों इसके अंदर इसके बारे में वर्णन है वो किया गया है। और इसके बाद साथियों इसके बाद आप सभी लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या के अंदर साथियों आप सभी को इसको यानी कि 5 लाइनें दी गई है तो इसको 10 से 12 लाइनों के अंदर कर दोगे, यानी कि बड़ा रूप करना आप सभी को, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइनें जोड़ देनी है। इसके बाद आप सभी विशेष लिखेंगे, ये देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद देखो संभव का नाम आ गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ममता कालिया से लिया गया है, और इस चैप्टर का नाम हो जाएगा दूसरा देवदास। ये भी आप सभी याद रखना। और देखो इसके अंदर ध्यान रखना प्रस्तुत गद्यांश लगाना है यहाँ पर, और वहाँ पर देखो अगला देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिखना आप सभी को प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो देखो इसको आप सभी पढ़ोगे तो इसका भी आप सभी को पता चलना चाहिए कि ये किससे लिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग से लिया गया है। तो ये आप सभी याद रखना। और इसके अंदर भी साथियों सबसे पहले सहप्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखना है। इसके बाद आप चाहो तो ऊपर वाला या नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसके अंदर देखो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिया गया है साथियों रघुवीर साई द्वारा लिखित बसंत आया कविता से, ठीक है, बसंत आया कविता से लिया गया है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद बात करें साथियों 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक निबंध लिखना है 400 शब्दों के अंदर, आप सभी देख सकते हैं, और इन चारों में से आपको कोई भी निबंध है वो कर देना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, यानी कि 3.5 पेज आपको यहाँ पर भरने होते हैं। तो पहला निबंध है साथियों पर्यावरण संरक्षण समय की मांग, दूसरा निबंध हो जाएगा आस्था का प्रतीक महाकुंभ, ठीक है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, और चौथा हो जाएगा समाचार पत्रों का महत्व। अब देखो साथियों जो निबंध होते हैं ना वो वर्तमान समय के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय के अंदर महाकुंभ की बहुत सारी चर्चाएं वो हुई थी। आप सभी को एक ये भी निबंध देख सकता है कि चैट जीपीटी से संबंधित, ठीक है, तो वो भी आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। और देखो जो आपको अच्छा लगे निबंध वही आपको करना है, ज़्यादा पेज भर सके वहीं, ठीक है। तो देखो 400 शब्दों के अंदर 3.5 पेज यहाँ पर आपको भरने होते हैं। 6 नंबर का आपको टोटल वो देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप सभी। अब देखो साथियों आशा करता हूँ यहाँ पर अपना पेपर है वो कंप्लीट होता है, और ये पेपर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने सोल्व करने का प्रयास भी किया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।